हेलो साथी, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 100 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रश्न किसी न किसी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनसे लिए गए प्रश्न आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह बताया गया है। तो आर्टिकल इसमें पहला जो है आर्टिकल 1, इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, और भारत का नाम इंडिया भी बताया गया है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 3 जो है इसमें बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करेगा। और आर्टिकल 2 में बताएंगे आप क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश यानी कोई भी राज्य बाहर से आकर भारत में मिल सकता है इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता बताया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 जो है संविधान के प्रारंभ की नागरिकता के बारे में बताता है। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता या समानता के बारे में बताया गया है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण इसी में है। ये आता है समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण इसी में आता है, आर्टिकल 14 में। चलिए, अगला प्रश्न है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आर्टिकल 17 या 17 कौन से आर्टिकल 17 किस लिए जाना जाता है या आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में जन्म, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी में नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है आर्टिकल 15 में। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है। अवसर की समता की बात कर रहा है तो अवसर की समता आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समता। फिर है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, इसके बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत के बारे में किस में बताया गया है। तो आर्टिकल 17 जो है इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो उपाधियों का जो अंत है वह किया गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत या अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट जो है इसी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, आर्टिकल 19 फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। दोष सिद्धि का संरक्षण आर्टिकल 20 में बताया गया है। साथी, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न में। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब आप हमें बताएंगे कि आर्टिकल 21 में ए जो है, आर्टिकल 21A इसमें क्या लिखा हुआ है, कमेंट में बताएं। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये जो आर्टिकल 21 फर्स्ट है इसी में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। बालकों के नियोजन का प्रतिरोध किस में बताया गया है। तो आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 इसी में बताया गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिरोध। ठीक है साथी, अगला प्रश्न है, इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 19 लिखा हुआ है, इसमें होता है
सैन्य के अधिकार, सेना के अधिकार इसमें जो होते हैं, सेना के अधिकार ये होते हैं आर्टिकल 33 में। और यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, ये होता है सैन्य कानून या मार्शल लॉ। सैन्य कानून, सैन्य कानून, सैन्य कानून या मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 34 में। और आर्टिकल 24 ये बालकों के नियोजन का प्रतिरोध करता है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार मजदूरी या बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है? प्रतिषिद्ध किसमें किया गया है? तो ये आर्टिकल 23 जो है, आर्टिकल 23 जो है, इसी में बताया गया है मानव का दुर्व्यापार और बेगार मजदूरी और बलात् श्रम का प्रतिषिद्ध इसी में किया गया है। मानव का दुर्व्यापार मतलब मानव के बेच नहीं सकते, ठीक। बेगार का मतलब है बेगार मजदूरी, बिना मजदूरी दिए किसी को भी काम पर नहीं लगा सकते। और बलात् श्रम भी यही है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 इसी में बताया गया है, इसी में बताया गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है साथी, अगला प्रश्न है इसी में देख लेते हैं आर्टिकल 19, 20 और 36। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कुछ होता है, ठीक है। और आर्टिकल 36 की बात करें तो राज्य की परिभाषा, जिस तरह से आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार से आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में लिखा है। इसे ही संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। कौन कहा था? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था इसे। B.R. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो यही है आर्टिकल 32। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए साथी, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ग्राम पंचायत का प्रावधान जो है ये बताया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में बताया गया है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है? तो पृथक्करण के बारे में 50 में बताया गया है। 50 से याद रख सकते हैं, 50 कार्यपालिका का, 50 न्यायपालिका का। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में आर्टिकल 50 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 50 में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकारों की बात करें तो कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। इससे पहले अगर बात करें तो इसमें कितने मूल अधिकार थे? तो 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? तो 6 हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7वां मौलिक अधिकार 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया या इसे ख़त्म कर दिया गया तथा अब इसे एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है कि इस पर कानून बनाया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार पर कानून बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। अब यह कहाँ रखा गया है? तो आर्टिकल 300 का में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। यानी राज्य को दिशा निर्देश देने के लिए 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है।
भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। आर्टिकल 12 में क्या है और 35 में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे। 14 से 18 तक के कौन से आर्टिकल्स हैं? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, ये आप हमें बताएंगे। चलिए साथी अगला प्रश्न है, और आर्टिकल 51 51 इसमें क्या है? और 50 अभी अभी हमने बताया है, जल्दी से बताएं आप। चलिए साथी अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो मूल कर्तव्यों के बारे में 51 का में बताया गया है। किस में बताया गया है? तो 51 का में बताया गया है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? तो मूल कर्तव्य टोटल इस समय है 11। लेकिन अगर हम बात करें कि मूल संविधान की तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ही नहीं। इसे 11वां इसे कब जोड़ा? संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया। और तब कब जोड़े गए थे? तब 1976 में कितने जोड़े गए? तो 10 जोड़े गए। एक और था जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगा। यानी उनका यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें या शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है साथी अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन किसमें है? तो आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह अनुच्छेद 66 में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में 63 में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल 72 में है, आर्टिकल 72 में है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 बताता है। आर्टिकल 76 बताता है, 76 बताता है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्टिकल 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में है राज्यसभा। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा। और 74 में क्या है? 74 में है मंत्रिमंडल। 74 में मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है प्रधानमंत्री। मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है? संसद के गठन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताता है। और संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के अंग होते हैं 3। कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, इसे निम्न सदन कहा जाता है। ये आर्टिकल 81 में है अभी भी लोकसभा। ठीक है। और राज्यसभा ये उच्च सदन है, और यह आर्टिकल 80 में है, अभी अभी 80 में बताया। ठीक है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। चलिए ये 3 अंग हैं संसद के, और संसद का उल्लेख कहाँ तो है? तो 79 में है, 79 में है। चलिए अब 123 आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और आर्टिकल 343 में राजभाषा का उल्लेख है। कौन सी? राजभाषा का उल्लेख है 343 में। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। 81 में क्या है? तो लोकसभा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? तो आर्टिकल 81 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 81 में बताया गया है। आर्टिकल 81 में बताया गया है लोकसभा की संरचना के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। आर्टिकल 110 में की गई है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और कौन पेश करता है? तो कोई भी मंत्री इसको पेश कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में 112 में बताया गया है। और
यही वार्षिक वित्तीय विवरण किस नाम से भारत में प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बजट के रूप में प्रसिद्ध है। इसे बजट भी कहा जाता है और बजट का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। ये प्रश्न आता है कि बजट का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो उस बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी न तो भाग में है न तो किसी भी आर्टिकल में है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका साथी क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसके गठन के बारे में आर्टिकल 124 बताता है और 123 अभी पूछा था हमने, ये बताता है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसके बारे में बताता है 123। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 में बताया गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब आप हमें बताएंगे कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में है? चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो महाधिवक्ता के बारे में आपने सुना होगा। तो महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में दिया गया है। जिस प्रकार आपने अभी हमने बताया कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होता है जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है न्यायालय में। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी होता है या न्याय का अधिकारी होता है। चलिए अगला प्रश्न है ये सरकार का अधिकारी होता है केवल, इससे बाहर का कोई संबंध नहीं होता। ये सरकार का पक्ष रखता है। अगर सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करता है तो ये ही उसका केस लड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 214 जो है 214 यानी 214 में बताया गया है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में किस में बताया गया है? तो 214 में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान होती है? तो आर्टिकल 32 और 226। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 ए इसमें बताया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध इसी में दिए गए हैं 239 का में। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो वित्त आयोग 280 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। वित्त आयोग के बारे में 280 आर्टिकल में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं यानी अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? तो यूपीएससी, पीसीएस वगैरह वगैरह ये सब होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, पीसीएस। ठीक है, आईएएस पीसीएस की सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जो पूरे भारत में उच्चतर स्तर की सेवाएं हैं। ये किस में बताया गया है? तो 312 में ठीक है, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। और आईएएस पीसीएस जो यूपीएससी है, कौन सी है? यूपीएससी है। इसका कौन सा आर्टिकल है? तो ये है 315 आर्टिकल किसके बारे में है? तो यूपीएससी के बारे में है। चलिए अगला प्रश्न जो होता है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? लोक सेवा आयोग यही है अभी बताया अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन मीन्स संघ और पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो जो यूनियन होते हैं मतलब संघ होते हैं वो यूपीएससी उनके लिए संस्था है और जो राज्य होते हैं इनके लिए पीएससी की संस्था है ना। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग, क्या कहते हैं इसको? ओबीसी कमीशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 340 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में? 340 में ओबीसी का उल्लेख है, ओबीसी आयोग का। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है?
वित्तीय आपातकाल आपने सुना होगा, वित्तीय आपातकाल सुना होगा, राष्ट्रपति आपातकाल सुना होगा और राष्ट्रीय आपातकाल सुना होगा। इनमें से आपातकाल कितने हैं? तो 3 हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कभी नहीं लगा है, लेकिन ये इसका उल्लेख है 360 में। राष्ट्रपति ये जो राष्ट्रीय आपात है ये 3 बार लगाया जा चुका है और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगाया जा चुका है, यूपी में तो सबसे ज़्यादा बार। ठीक है, चलिए 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। 356 में, अगर 356 की बात करें तो 356 में राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 में, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तो संशोधन की शक्ति किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 इसी में बताया गया है, संविधान का संशोधन किया जाएगा। ठीक है, उसी के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 51 में आप हमें बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है, हमने पहले पूछा था तो हम अब बताते हैं कि जो भारत में धरोहर हैं, भारत में पुरानी या प्राचीन धरोहर है, उनकी रक्षा करने का अधिकार राज्य को होगा, यही लिखा हुआ है। धरोहर, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने का अधिकार राज्य का होगा, ये दिया गया है डीपीएसपी में आर्टिकल 51 में। चलिए अगला प्रश्न है, धारा 44 जो है ये समान नागरिक संहिता के बारे में बताती है। समान नागरिक संहिता के बारे में बताती है आर्टिकल 44। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 352 में, अभी हमने बताया, और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 333 की बात करें, 333 किसके लिए है? तो 333 जो है वह 333 किसके लिए है? तो एंग्लो इंडियन जो थे, एंग्लो इंडियन के लिए 333 आर्टिकल बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहला संविधान संशोधन 1952 में, पहला संविधान संशोधन 1952 में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और है एक कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 12 कर लेना। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, संविधान में इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं और भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं और आर्टिकल कितने हैं? तो 395 आर्टिकल हैं जो मूल संविधान में थे। ठीक है, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, वही हैं। ठीक है, फिर है भारत के संविधान में कुल कितने भाग दिए गए हैं? तो भारत के संविधान में कुल 22 भाग दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में राजभाषाओं का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है और ये भाषाएं कितनी हैं? तो ये भाषाएं 22 हैं। ठीक है, इसके लिए 3 संविधान संशोधन हुए, 3 संविधान संशोधन हुए। एक हुआ 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, एक हुआ 71वां संविधान संशोधन जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई, एक हुआ 92वां संविधान संशोधन, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 9 की बात करें, 9 की बात करें तो इसमें किसका है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख है। किसका है? नगर पालिकाओं का उल्लेख है। और 9 की बात करें, किसकी? 9 की बात करें तो इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। सहकारी समितियों का उल्लेख है किसमें? 9 में। और 9 में नगर पंचायतों का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द से 10 यानी दल बदल कानून जो है ये द से भी आता है और द से 10वीं अनुसूची भी आती है। तो दल बदल कानून किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है। द से 10 और द से दल। ठीक है, दल बदल कानून किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है।
भूमि सुधार की बात करें तो इसके लिए कौन सी अनुसूची बनाई गई थी, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए बनाई गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए, और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इसकी बात करेंगे अभी आगे। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? हमने पहले पूछा था, इसका जवाब है 123। 123 आर्टिकल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है। आर्टिकल 74 की बात करें तो 74 में मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री या पीएम होता है। ठीक है। चलिए आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में क्या है और 11 में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है? परामर्श मान सकता है या मांग सकता है? नहीं, यहाँ पर मान सकता है, यहाँ पर करना चाहिए मांग सकता है। किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कोई सलाह मांग सकता है, तो वो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 143। ठीक है। आर्टिकल 143 इसी में लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी सलाह मांग सकता है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो या कोई भी हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कहेगा और वो उसको सलाह देगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, और 123 यानी 123 किससे संबंधित है, तो 123 आर्टिकल संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। 352 किससे है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से आर्टिकल में, तो संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब वो संवैधानिक अधिकार है और वह 300 का में लिखा गया है। ठीक है। और आर्टिकल 31 जो है यही पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब इसको हटा करके कहाँ कर दिया गया, तो 300 का में कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आर्टिकल जो मंत्रिमंडल का शब्द प्रयोग किया गया है, तो आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 352 गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 332 जो है, 332 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों यानी SC ST की बात करें, SC और ST की, तो 332 में, और अगर उनकी बात करें, और अगर एंग्लो इंडियंस की बात करें तो 333 में एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान था, किसमें, लोकसभा में और विधानसभा में। लेकिन एक संविधान संशोधन आया, और वो कौन सा संविधान संशोधन था, 104वां संविधान संशोधन, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आया 2020 में, जिसके तहत एंग्लो इंडियन की जो लोकसभा में और विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में भूमिका थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1956 में पारित किया गया था। और पुनर्गठन आयोग या इसी को फजल अली आयोग कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। अब आप हमें बताएंगे कि 1953 में गठित पूरे देश का भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य हम ही बता देते हैं कि पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पेट्टू श्री रामल्लू। इन्होंने भूख हड़ताल की थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्हीं के नाम पर मीन्स इनके मृत्यु के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश का पहला भाषा के आधार पर इसका गठन किया था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अब आते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग। इसका गठन हुआ था 1953 में और इसके 3 सदस्य थे, जिसमें HN कुंजरू, KM पणिक्कर और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और यह 1956 में इसकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 1955 में रिपोर्ट आई थी, 1956 में यह पारित हो गया था। चलिए, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। इसे बनाने में किसकी भूमिका सर्वाधिक थी, तो पेट्टू श्री रामल्लू। इनकी भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी के आधार पर इसका गठन कर दिया गया था।
चलिए अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन से बना था? तो 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का 22वां राज्य बन गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब से लागू हुए? तो नागरिकता के प्रावधान जो थे, नागरिकता के प्रावधान ये 1950 से लागू हुए थे। नागरिकता के प्रावधान 1950 से लागू हुए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो एकल नागरिक की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक की बात करें तो ये न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। न्यायपालिका है। चलिए न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। और न्यायपालिका में भी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 में आया था, द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार जो था ये आर्टिकल 31 में पहले था और इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया और वैधानिक अधिकार 31 से निकाल करके इसको 300 का में डाल दिया गया। 300 का में डाल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो केशवानंद भारती वाला वाद था एक, इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत का एक राज्य है जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और उसका नाम है गोवा, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यहाँ पर यूसीसी लागू है। यहाँ पर यूसीसी लागू है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। इसका मतलब तीनों शामिल हैं इसमें। ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद है। उसके 3 भाग कौन कौन से? उसके 3 भाग हैं। आर्टिकल 79 में संसद हो गई, 3 भाग हैं उसके, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में। चलिए तीनों सही हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 108 जो है, आर्टिकल 108 सही हो जाता है, जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हो जाता है आर्टिकल 71, जिसमें संघ की लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अगर लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और आपसे कहें कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसमें उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष की। 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसको अपना त्यागपत्र सौंपता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है या त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या वी गिरी। इसमें आपका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, जो 1952 से लगाकर 1965 तक रहे, 10 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जहां जो लिखा है 89 फर्स्ट में, आर्टिकल 89 फर्स्ट में लिखा है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को निम्न सदन में यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
अगला प्रश्न है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में। चलिए अगला प्रश्न है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी हैं? तो 80 हैं। 80 हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 हैं। अब आप हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? चलिए कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें। चलिए अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कराता है। एक पॉइंट ये भी याद रखा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है ना। लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये भी पॉइंट याद रखा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वही लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कराता है। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सबसे पहला विधि अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी होता है। लेकिन अगर राज्य का पहला विधि अधिकारी की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। यही कोई भी प्रदेश का किसी भी राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत का महान्यायवादी जो होता है वही पहला विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है संसद की प्रक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद की जो प्रक्कलन समिति होती है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की जो लोक लेखा समिति बनती है इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो संसद को होता है। संसद इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और कुछ घटा भी सकती है। चलिए अगला प्रश्न है और वो भी विधि बना करके। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और इस समय की बात करें तो वाई चंद्रचूड़ जो हैं इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और या इन्हें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति टोटल राज्यपाल में निहित होती है। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद की। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की और केंद्र में राष्ट्रपति केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है या मंत्रिमंडल होता है उसके कहने पर कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल कार्य करता है। और प्रधानमंत्री जो होता है PM वह मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। और जिस तरह से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, उसी तरह से केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय कौन सा है? तो न्याय जो है ये संघ सूची का विषय है। पुलिस भी राज्य सरकार का विषय है। सीमा कर जो है राज्य सरकार का विषय है। फौजदारी विधि और प्रक्रिया
विधि और प्रक्रिया ये भी राज्य सरकार का विषय है या राज्य सूची का विषय है। इसमें से जो न्याय हो जाता है ये संघ सूची का विषय हो जाता है। अगर प्रश्न है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। सरकारिया आयोग जो होता है इसका संबंध केंद्र और राज्य के संबंधों से होता है। केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध होता है सरकारी आयोग से। चलिए अगला प्रश्न है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बी जी खैर जो थे ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, बी जी खैर। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी है जिसे 21वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। हिंदी भी है, मराठी भी है, अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। पूरे भारतीय संविधान में नहीं है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। देश की पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट थी। तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। इसी की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है। तो पंचायती राज से संबंधित है अशोक मेहता समिति। ये पहले बनी थी, उसके बाद बलवंत राय मेहता बनी, उसी के आधार पर पंचायती राज का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रस्तावना में भारत का क्या निहित है। प्रस्तावना में भारत का मूल दर्शन निहित होता है। प्रस्तावना में भारत का मूल दर्शन निहित होता है, यानी मूल दर्शन का मतलब है अगर प्रस्तावना पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा कि इस संविधान के अंदर क्या निहित होने वाला है। तो प्रस्तावना में संविधान की क्या निहित होती है, तो मूल दर्शन उसका निहित होता है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। ये तीनों के तीनों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके तहत जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है। तो प्रस्तावना में दी गई है। 3 के 3 गलत है, चौथा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लिखित है। भारतीय संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया दोनों उल्लिखित हैं और वो कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 1 में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन था, इसी के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया था, लेकिन अब आई कब थी। तो 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के सभी भाग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के सभी भाग देख लेते हैं एक ही बार में। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से पहला भाग जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है और उसमें लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किससे संबंधित है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है आर्टिकल 5 से 11 तक है और इसमें टोटल नागरिकता लिखी हुई है। भाग 3 जो है 12 से 35 तक है और इसमें मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। भाग 4 जो 36 से 51 तक है। भाग 4 जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी भाग 4 की भाग 4 की बात करें तो अनुच्छेद 51A तक है, यानी आर्टिकल इसका एक ही है और वो है आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। भाग 5 की बात करें तो 52 से 151 तक है, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में उल्लेख है। भाग 6 की बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक है, इसमें राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 अनुच्छेद 238 है। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो इसे निरसित कर दिया गया था। इसमें ABCD 4 राज्य लिखे हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है भाग 8। भाग 8 में 239 से 242 तक है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। भाग 9 के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 से 243O तक है, इसमें पंचायतों का उल्लेख है। भाग 9 का की बात करें तो 243P से 243ZG तक है, इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है।
भाग 10 की बात करते हैं तो 244 से 244A यानी इसके दो आर्टिकल हैं, 244 और 244A। इसमें SC/ST क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। भाग 11 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें संघ व राज्यों के मध्य संबंध जो होते हैं उसके बारे में उल्लेख है। भाग 12 में 264 से 300 का तक, इसी 300 का में संपत्ति का अधिकार है। तो 264 से 300 का तक वित्त एवं संपत्ति का उल्लेख है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक है, जिसमें व्यापार व वाणिज्य से संबंधित है। भाग 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसमें संघ व राज्य क्षेत्रों की सेवाएं हैं। संघ व राज्य क्षेत्रों की सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? UPSC, PCS ये सब इसी में है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। 315 में बताया था हमने, UPSC का उल्लेख है। ठीक है। भाग 14A में इसमें 323A से 323B इसके दो आर्टिकल हैं, 323A और 323B। इसमें जल विवाद अधिकरण इसका उल्लेख है। भाग 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 से 319 तक इसमें निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में उल्लेख है। भाग 16 के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 330 से 342 तक है। इसमें विशेष वर्गों को आरक्षण दिया गया है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए है। भाग 17 है अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक, इसमें आपातकाल है, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो आर्टिकल 352 से 360 तक टोटल आपातकाल ही लिखे हैं। भाग 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 361 से 367 तक इसमें विविध का उल्लेख है। ठीक है। भाग 20 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 में इसमें संविधान का संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अनुच्छेद भाग 21 की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक है। इसमें विशेष राज्य दर्जा यानी अस्थायी प्रावधान है इसमें। ठीक है। जिसमें 370 भी था और 370 विशेष दर्जा वाला राज्य था जम्मू कश्मीर, उसका उल्लेख इसी में भाग में था, अनुच्छेद भाग 21 में और अनुच्छेद 370 में। भाग 22 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 393 से 395 तक इसमें संक्षिप्त नाम और इसका निरसन है। अब एक नज़र अनुसूचियों पर देखते हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं तो 8 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें से अनुसूची पहली जो संघ व राज्य क्षेत्रों के नाम व संघ शासित प्रदेशों के नाम इसका उल्लेख करती है। अनुसूची 2 है, इसमें संवैधानिक अधिकारियों का वेतन सबसे पहले क्या है तो अनुसूची 1 में संघ व राज्य क्षेत्रों के नाम और संघ शासित प्रदेशों के नाम। अगर अनुसूची आपने 1 पढ़ी उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको मिल जाएंगे। अनुसूची 2 में जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं उनका वेतन लिखा हुआ है, जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वहाँ के जितने भी और अधिकारी होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, इन सब का वेतन कहाँ पर लिखा हुआ है तो अनुसूची 2 में लिखा हुआ है। अनुसूची 3 की बात करते हैं तो संवैधानिक अधिकारियों की शपथ जो है वेतन पहले है और शपथ इसके बाद में है। अनुसूची 4 जो है ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा ये सारा का सारा लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में SC/ST क्षेत्रों के प्रावधान के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 6 की बात करते हैं तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 7 की बात करते हैं तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है इसमें अनुसूची 7 में दिए गए हैं, जिसमें 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? एक है केंद्र सूची, एक है केंद्र सूची और एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इसमें केंद्र की सूची होती है, जो केंद्र की सूची जो होती है उस पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची जो होती है उस पर राज्य कानून बनाता है। केंद्र सूची या संघ सूची उसी को कहते हैं। ठीक है। अगली है अनुसूची 8, इसमें राजभाषाओं का उल्लेख है। राजभाषाएं कितनी हैं तो 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। अनुसूची 9 जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, जब भूमि का सुधार किया गया। भारतीय संविधान जब लागू किया गया तो जब भूमि का सुधार किया गया तो भूमिपतियों के पास एक अधिकार था और वो था संपत्ति का अधिकार। उसी के तहत वो गए थे सुप्रीम कोर्ट को। तब यहाँ के प्रधानमंत्री ने भूमि सुधार के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 लाया था। उसी के तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची बता चुके हैं, दल बदल से संबंधित है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय हैं।
अनुसूची 12 ये नगर निगम व नगर पालिका से संबंधित है। ये 74वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय हैं कुल। ठीक है, चलिए अगला है। इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिनमें से पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है। आप हमें बताएंगे कि अवसर की समता किस आर्टिकल में है, कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल 24 में है, आर्टिकल 24 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये आर्टिकल 32 और 226 होती है। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ये था संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 31 से उठा करके 300 का में डाल दिया गया था, 300 का में डाल दिया गया था। यह एक अब वैधानिक अधिकार है, या अब संवैधानिक मूल अधिकार नहीं रह गया है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो संविधान की जो आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मूल अधिकार किस में है, मूल अधिकार किस में है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। अब आप बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसे प्राप्त है। ये क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, SW। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। तो राष्ट्रपति किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह लेता है। तो कौन सा आर्टिकल वो है, दूसरा क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। चलिए साथी, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।